Hello and welcome to The Print. We have with us our leader and former Health Minister of Delhi, Satyendra Jain. Welcome to The Print, Satyendra ji. He has come out of jail after a period of over 2 years. He's out on bail after he was arrested on charges of money laundering. So, sir, पहला प्रश्न, इतने महीने बाद आप बाहर आए, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो जेल से बाहर निकले और मुझे आशा नहीं थी इतने लोग आए थे, तो फिर उनके साथ थोड़ा बातचीत की। तो जब मैं बाहर निकला ना, तो काफ़ी लोग डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे। बट सबका ये कहना था कि भाई हमें तसल्ली हो गई। जब मैं वहाँ पे गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर चढ़ के जब भाषण दिया, लोगों से बातचीत की, कहते हैं जोश में कमी नहीं है। जोश को नहीं तोड़ पाए, कम नहीं कर पाए। जेल में रहा मैं, मुझे अरेस्ट किया गया था लगभग 2 साल 4-5 महीने पहले अरेस्ट किया गया था। मैं 18-19 महीने जेल में भी रहा, बीच में कुछ समय के लिए बेल पर भी था। बट किसी भी तरीके से ना, किसी भी तरीके से जो हमारा जज्बा है वो कम नहीं हुआ, और वो खुशी की बात है। कई लोगों को आपकी वो एक फोटो दिखाई दी जिसमें आप बहुत ही दुबले पतले से दिखाई दे रहे हैं। लोगों को बहुत लगा कि किस तरह से आपने 2 साल वहाँ गुजारे। तिहाड़ का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या सिखाया उसने आपको? नहीं, तिहाड़ ने ना वो जिसे कहते हैं ना, हमें हिस्ट्री को री इन्वेंट करने का मौका मिला। हम बचपन से पढ़ते थे भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या क्या हुआ। तो जेल का भी ना एक वो था, रोमांस था। तो मतलब आप कह भी सकते हो, मुझे तो कई बार क्या ऐसा लगता है कि यार जीवन में जो भी होता है तुम्हारी खुद के किया होता है, क्रिएट किया होता है। तो ये बहुत होता है कि यार महात्मा गांधी जी जेल में थे, भगत सिंह जेल में थे, इतने बड़े बड़े लोग जेल में थे। यार वो कैसे जेल में रहते होंगे, उस सेल के अंदर क्या होता होगा। तो मतलब एक फैंटेसी थी बहुत बड़ी। वो फैंटेसी पूरी होगी एक तरह से ना उस जेल में जाके। हाँ। और बट पता लगा कि हाँ, जो अंग्रेज करते थे शायद आज के लोग उनसे कम तो नहीं है। किसके लिए बोल रहे हैं आप ये? जो भी लोग हैं किसी भी तरीके से, देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अंग्रेज लोगों को अरेस्ट करते थे, पॉलिटिकल जो भी होते ज़्यादातर साथ इकट्ठे रहते थे। अगर एक सिटी में सारे इकट्ठे होते थे। मुझे अलग जेल में रखा, अरविंद केजरीवाल को अलग में रखा, मनीष सिसोदिया को अलग जेल में रखा, संजय सिंह को अलग जेल में रखा। अगर अंग्रेज होते तो हमें एक जेल के अंदर एक सेल में ही होते हम लोग। यहाँ अलग क्यों रखा? आपको भी पता है क्यों रखा, सबको पता है। परंतु ये मैंने कहा उससे भी नेक्स्ट लेवल पे जाए। इवन इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी में जितने भी पॉलिटिकल लोग थे ज्यादातर को एक साथ रखा गया। जिस शहर में होते थे सभी एक जेल में इकट्ठा रख लेते थे, वो मिलते रहते थे। हमारे को उन्होंने मेंटली ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। जैसे कि मैं पहले प्रेसिडेंट में 1 साल से रहा, तो लास्ट के 5-6 महीने तक मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब सेल के अंदर तो मेरे कोई जा ही नहीं सकता था जी। और सेल जो है 24 घंटे में से सुबह 3-4 घंटे खुलता है, शाम को 3-4 घंटे खुलता है। तो उससे में जब मैं बाहर निकलता था सेल से थोड़ा आसपास के एरिया में, तो कोई मुझसे बात नहीं कर सकता था। तो ये तुम एक तरह से सोच के देखिएगा कि अगर तुम किसी बात भी नहीं कर सकते हैं तो ये बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। तब मुझे पता लगा कि हाँ, कि लोगों से बात करना या जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है। उससे पहले नहीं लगता था। तब तो ये लगता था कि भाई तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए, तुम लोगों से को अपना स्पेस भी चाहिए। एक वो होता है ना, आजकल कहते हैं यू नीड योर स्पेस। तो इतना ज़्यादा स्पेस मिला, सेल इतना छोटा था पर जगह इतनी ज़्यादा थी कि सेल के अंदर लगता था कि यार ये तो मीलों लंबा है, जैसे कुछ था ही नहीं ना। तो वो सब चीज़ सोचने का। दूसरा एक अच्छी चीज़ ये हुई कि बहुत कुछ पढ़ने का मौका मिला। मतलब इतनी हेक्टिक लाइफ रही इतने साल तक। क्या कुछ तो पढ़ा हाँ, आपने? काफ़ी कुछ पढ़ा, तरह तरह की चीज़ें पढ़ी, जो भी मौका मिलता था। काफ़ी महात्मा गांधी की बहुत किताबें पढ़ी हैं, भगत सिंह की किताब पढ़ी, हिस्ट्री की काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हिस्ट्री के ऊपर ना, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा? मतलब पॉलिटिक्स इज रिपीटिशन ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, हिस्ट्री की बुक आप पढ़ रहे हो तो लगता है कि ये सब रिपीट हो रहा है। जो चीज़ 200 साल पहले हुई थी अब फिर से हो रही है। मैंने पॉलिटिक्स की बात इसलिए की क्योंकि कई आपके वीडियो लीक हुए थे या आए थे जैसे भी, जिसमें बीजेपी ने फिर एक तरह से ये आरोप लगाया था कि देखिए ये तो बड़े आराम से रह रहे हैं, ये तो अच्छा खाना खा रहे हैं, ये तो मसाज करा रहे हैं। तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? अब देखो, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखो जेल है,
तिहाड़ जेल देश का सबसे सिक्योर्ड जेल माना हम्म जाता है। हम्म उस जेल की वीडियो कैसे बाहर आई, पहले तो ये देखो। हम्म आपने भी देखी वीडियो, जी बिल्कुल। मेरे अलावा बाकियों की क्यों नहीं आई? उसी टाइम की अब 4 साल की और दिखा देते। फर्स्ट, सेकंड, मैं अगर वहां पे मजे कर रहा था, बढ़िया खाना खा रहा था, हम्म तो मुझे कम से कम मरने जैसी हालत में तो नहीं होना चाहिए था। मेरा 38 किलो वजन कम हो गया था, और जो फोटो आपने देखी थी उस टाइम पे मैं बिल्कुल मरने वाली हालत में था। तो उस चीज़ों को बीजेपी ने जिस तरह से यूज़ किया, वो धार्मिक आस्थाओं के ऊपर बहुत बड़ा चोट है। हमारे देश की धार्मिक आस्थाओं के ऊपर ना मजाक नहीं करना चाहिए इस तरह का। मैं जैन हूँ, मैं मंदिर जाने से पहले अन्न नहीं ग्रहण करता। तो मैं 1 साल जब जेल में रहा, तो मैंने एक बारी भी अन्न नहीं ग्रहण किया। तो सिर्फ मैं सलाद वगैरह लेता था, खीरा टमाटर वगैरह, जो फूड कैंटीन में आते, कैंटीन होती है वहाँ पे सिस्टम ये होता है हम्म कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर जेल प्रोवाइड करता है, 2 टाइम चाय भी देता है, 5 टाइम का खाना देते हैं वो। मैं उसमें कुछ भी नहीं लेता था। तो फ्रूट आता था वहाँ पे कैंटीन में, तो आप परचेज कर सकते हैं, तो परचेज कर लेते हैं। सलाद आती परचेज कर लेते, पानी वो भी परचेज करके पीते थे। कहते बिस्लरी का पानी पी लिया। अरे भाई, आपने अलाउ कर रखा है, मेरे लिए नहीं सबके लिए कर रखा है, हम्म या तो मेरे लिए अकेले के लिए होता। जी अगर मैं फ्रूट खा भी रहा था तो ओवर एंड अबव नहीं था, दैट इज द ओनली थिंग। अगर ये मेरी धार्मिक आस्था थी तो इसको मजाक क्यों बना रहे थे आप? मुझे मतलब जैसे आप आपने पूछ लिया, वहाँ पर टीवी चैनल भी आते हैं एक दो। हम्म एक दिन चैनल के ऊपर दिखा रहे, देखिएगा सत्येंद्र जैन संतरा खा रहे, दूसरा संतरा खा रहे हैं। अब तो दूसरा संतरा खा लिया, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि इसको, उस टाइम तक मेरे को 3-4 महीने हो चुके थे, कि भाई इसको 100 दिन हो गए इसने अन्न नहीं खाया, ये तो नहीं बताया उसने। उन्होंने बताया दूसरा संतरा खा लिया, और वो हम्म संतरा ये भी नहीं बताया कि पैसे परचेज करके खाया। एक बार दिखा रहे थे कि देखिए क्या क्या लेविश खाना खा रहे हैं। हम्म मुझे लगता है आपका अंदाजा उसी के ऊपर होगा जी कि वो क्या लेविश खाना खा रहे हैं। वो मैंने वीडियो फिर से देखी। एक प्लेट में खीरा था, एक में टमाटर था, एक प्लेट में शायद एप्पल होगा, और एक में कुछ और था। इसी जी तरह की 4 चीज़ें थी। उन्होंने उससे पहले की वीडियो नहीं दिखाई। अरे भाई, मैं सेल में अकेला था, मेरे सेल में किसी को आना अलाउड नहीं था। हम्म अब मैं क्या करूं? अब 2 घंटे बैठ के आराम से चलो सलाद को तैयार कर लिया। अब मुझे उसको तैयार करने में 1-2 घंटे लगे, वो नहीं दिखाए। जब मैंने इकट्ठा करके और उसको सलाद को खाने बैठा हूँ, तो उसको दिखा रहे हैं। ये तो मजाक बनाना हो गया। हम्म अरे भाई, एक आदमी उपवास के ऊपर है, जिस टाइम वो खा रहे हैं उसको खाने को तुम मजाक बना रहे हो। तो हमारे देश की जनता इस मजाक को अच्छा नहीं समझती। आप किसी भी हिंदू से पूछ लीजिएगा, बहुत सारे हिंदू हैं जो पूजा किए बिना वो कुछ नहीं खाते। हम्म बहुत सारे हैं, जी मतलब लाखों में हैं। जी बहुत सारे जैन हैं जो मंदिर जाने के बिना नहीं खाते खाना। हम्म तो उसमें मजाक बनाने वाली क्या बात हो गई? इसको मजाक बना डाला इन्होंने, तो गलत है। किसी की आस्था के ऊपर ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी का ये भी कहना है कि जिस तरह से जब आप बाहर आए पूरा सेलिब्रेशन हुआ और भी लीडर्स का जेल से आने के बाद जिस तरह से सेलिब्रेशन हुआ, वो कह रहे हैं बेल मिली है, आप लोगों को क्लीन चिट नहीं मिली है। हम्म। पहले कह रहे थे कि बेल तो मिली नहीं, हम्म जब बेल मिली कि बेल ही तो मिली है। हम्म अरे भाई, एक बात बताओ आप, बीजेपी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की 7 साल पहले मेरे केस में। जी 7 साल में इन्वेस्टिगेशन तो आज तक भी कंप्लीट नहीं हुई। अब ट्रायल कब होगा और बरी कब होंगे? तब तो हो सकता है मैं भी ना हो, बीजेपी भी ना हो, और आप पूछने के लिए भी ना हो। तो वो आज क्यों कह रहे हैं भाई? अगर कोर्ट ने 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद कहा कि कुछ भी नहीं मिला अभी तक, आप फाइंडिंग देखो ना, क्या फाइंडिंग है? इन्वेस्टिगेशन आपसे कंप्लीट नहीं हुई, हम्म तो मुझे जेल में क्यों रखा तुमने? ईडी वालों से पूछो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं करते? कहते वो तो किसी ने कहा नहीं था। मैंने फिर क्या कहा था कि जेल में रखने को कहा था, जेल में हमने रख लिया आपको। 2 ही काम थे ईडी के, कि उनको पकड़ के जेल में डाल दो और फिर बेल मत होने दो। कहते हम तो सफल हैं, हम तो सफल हो गए। अरे फिर दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? अरे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ट्रायल होता है, फिर बंदे को जेल में डालते हैं अगर उसको ट्रायल में दोषी होता है। कहते हैं सबसे पहले उल्टा करो, पहले जेल में डालो, अब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर ट्रायल होगा, फिर उसके बाद सजा होगी। हम्म ईडी क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन हमने कंप्लीट नहीं किया, सजा हम दिलवा देते हैं पहले ही। अरे इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट कर लो भाई।
अगर आप उनके आर्गुमेंट्स को कभी दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा, कहोगे तो मैं रिटर्न में दे दूंगा आपको। काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स खासकर ऑपोजिशन के हैं जो ये मतलब वो एलिज करते हैं कि ये एक तरह से बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी बना ली है कि वो ऐसे नेताओं को जेल में डाल देती है। हेमंत सोरेन हो गए, आप हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, संजय जी हो गए। देखो, डालती खैर उन्हीं को है जो कंप्रोमाइज नहीं करते, हुँ, जो नहाने को तैयार नहीं होते, मतलब वॉशिंग मशीन में जाने को तैयार नहीं होते। हुँ, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चला जाए तो उसको जेल नहीं जाता। आपके दो चॉइस हैं, या तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाओ या जेल चले जाओ। तो हमने कहा भी वॉशिंग मशीन में तो हम जाएंगे नहीं, तो कहा जेल चले जाओ, हम जेल चले गए। अब नेक्स्ट इलेक्शंस आने वाले हैं, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, खासकर आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से पूरा माहौल दिल्ली में है। आपका क्या रोल होगा उसमें? आप कितने सक्रिय होंगे और आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? देखो, इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना ये तो जी, पार्टी डिसाइड करेगी। बिल्कुल, बट आपकी क्या इच्छा है? नहीं नहीं, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। हुँ, पार्टी अगर कहती है कि झाड़ू हाथ में लेके प्रचार करना है, झाड़ू का प्रचार करेंगे। हुँ, ये भी हो सकता है पार्टी कहेगी भाई संगठन का काम देखो, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, संगठन हुँ, का काम देखेंगे जो पार्टी कहेगी। हुँ, पार्टी के देखो तीन काम मुझे नजर आते हैं अभी। जी। पार्टी कहती है सिर्फ प्रचार करो, सिर्फ प्रचार करेंगे। पार्टी कहती है संगठन का काम करो, संगठन का काम करेंगे। पार्टी कहती है इलेक्शन लड़ो तो इलेक्शन लड़ेंगे। जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। पर आपको क्या लगता है इस बार जैसे बीजेपी कह रही है कि हमारा बहुत अच्छा चांस है कि हम पावर में आ सकते हैं दिल्ली में? हाँ, वो चांस तो मुझे 20-30 साल से लग ही रहा है उनका। देखो, एक सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको। हुँ, जनता को ना नेगेटिव पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। कंस्ट्रक्टिव काम करो आप। हुँ, हम जो काम कर रहे हैं हमसे अच्छा करो। कहते हैं हम काम तो करेंगे नहीं, हुँ, इनको करने में अड़ेंगे अड़ाएंगे। तो ये जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई आप दिल्ली को बस मान लो, एक दिल्ली पूरी बस है, उस बस के ड्राइवर अरविंद केजरीवाल है। तो बीजेपी को कहना चाहिए भाई हमें ड्राइवर बनाओ, हम अच्छी चलाएंगे बस। बीजेपी वाले क्या कहते हैं, बस तो हमें चलानी आती नहीं, पर हम बस के ब्रेक फेल कर देंगे। तो ब्रेक फेल करने वाले को कोई वोट नहीं देगा, उसको ब्रेक फेल करने वाले को बस चलाने को नहीं देगा। इनको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर ब्रेक लें और ड्राइवरी सीखें, बस चलाना सीखें। जनता को फिर कहें कि हम इनसे अच्छी बस चलाएंगे, इनसे अच्छा काम करेंगे। कुछ नहीं कहते, कहते इन्होंने जो जो काम किया उनको सबको रुकवा सकते हैं हम आएंगे इनको बंद कर देंगे। अरे ये क्या राजनीति कर रहे हो, तुम कहोगे हमसे अच्छा काम करोगे। तो वो हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं जैसे जेल से आया 10 दिन हो गए हैं, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे शुरू में लगा भी कि शायद लोग नाराज होंगे, हुँ, लोग नाराज हैं, पर हुँ। हमसे नहीं है, बीजेपी से नाराज हैं। पर बीजेपी तो है नहीं पावर में दिल्ली में। बीजेपी से इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने इस तरह का विचंट किया, इसलिए नाराज हैं। भाई अच्छा काम कर रहे थे, जेलों में उठा उठा के डाल दो। आपने कभी सुना है मुख्यमंत्री को उठाया और जेल में डाल दिया ले जाके? कि ये तो मजाक। फिर बीजेपी वालों को क्यों नहीं डाल देते, उनको भी डाल दो सबको जेल में, तब हुँ, तब क्या होता है। तो जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी का चांस बिल्कुल नहीं है। पिछली बारी जो थोड़ा था भी ना, उससे पिछली बारी थोड़ा था, तब भी कम था, पर इस बारी बिल्कुल नहीं है। पर आपके खुद के एक अलायंस पार्टनर अगर हम कहें नेशनली कांग्रेस, वो खुद न्याय यात्रा निकालने वाली है दिल्ली में कि हम एक्सपोज़ करेंगे अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट के अंदर जो एक तरह से पूरी एपैथी हुई है, सिविक एपैथी हुई है, कुछ काम नहीं हुआ है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्या होता है, अब पिछले 2 इलेक्शन में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई है, हुँ, तो उनका भी थोड़ा हक बनता है कि भई इलेक्शन लड़ें, वो कोशिश करें। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है। देखो इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ तो कहना भी पड़ेगा जनता के पास हुँ। जाने के लिए। कई लोग कहते हैं कि जब आप जेल गए, उसके बाद आपने इमीडिएटली क्विट नहीं किया, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी के केस में हुआ। क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? नहीं, नहीं, देखो मैंने तो जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया, हुँ, मैं ईडी की कस्टडी में था, तभी मैंने रिज़ाइन लिख के भेज दिया था हुँ, सीएम साहब को। और मैंने ये भी कहा था जब ठीक लगे तब एक्सेप्ट कर लेना। बट मुझे नहीं लगता कि भई सीएम साहब को भी नहीं लगा। वो कहते हैं भई जब इसने कोई गलत काम ही नहीं किया, तो हुँ, क्यों मैं एक्सेप्ट करूँ? और किसी को लगता भी नहीं था कि इतना लंबा टाइम लगेगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ कि 1-2 महीने में हो जाएगी बेल। बेल हुँ, कोई बड़ी बात थी नहीं। जी, और देखो आपको पता भी होगा, जब 2 ढाई महीने के बाद, जब मेरी 2 महीने बाद उन्होंने चार्जशीट की थी, उसके तुरंत बाद बेल की सुनवाई हुई।
और मुझे बेल मिल रही थी, हमें तो ऐसा लगता है मिल रही थी। देश की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि बेल की सुनवाई होने के बाद इन्होंने जज बदल दिए। क्यों बदल दिया? इस ये कह के कि जज पे हमें भी विश्वास शक है। शक किस बात का था भाई? अरे भाई सरकार थोड़ा जज चेंज कराती है। एज ए एन एक्यूज्ड मैं अगर जाता कि भाई मुझे शक है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो समझ में आता है। ऐसे बहुत लोग गए कोर्ट के अंदर। सरकार, हिंदुस्तान की सरकार कभी नहीं गई कि हमें जज के ऊपर शक है, इस जज को बदल दो कि ये बेल दे देंगे। मतलब वो शक तो और क्या हो सकता था? और तो कोई शक था नहीं कि उन्हें शक ही हो गया कि सत्येंद्र जैन को बेल दे देंगे। तो लगा ही नहीं कभी। तो हमेशा लगा कि बेल तो अब नहीं तो 10 मिल जाएगी। फिर हाई कोर्ट गए कि तुरंत मिल जाएगी। अब हाई कोर्ट में डेट चलती रही। जब हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई, जी। फिर हमें लगा कि भाई देखो ये तो इसका मतलब कुछ लंबाई कहानी चल रही है। तो फिर उसके बाद फिर हमने लिया। एक्सेप्ट कर लिया। आप जब क्योंकि जेल में रहे तो प्रजा फाउंडेशन की तरफ से एक रिपोर्ट कार्ड आई, आपका एमएलए फंड यूटिलाइज नहीं हो पाया क्योंकि ऑब्वियसली आप जेल में थे। आपको क्या लगता है एक तरह से आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सफर करना पड़ा क्योंकि आप जेल में नहीं थे? देखो, मैंने जितने काम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में करा दिए ना, हुँ। मेरे ऊपर दूसरा आरोप भी है। वो अच्छा। कहते हैं इन्होंने ज़्यादा काम करा दिए कि मैं यूडी मिनिस्टर भी था, हाँ। हेल्थ मिनिस्टर भी था। हुँ। तो मेरे पास ये आरोप भी लगते हैं कि भाई इसने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और साथ-साथ में कई हॉस्पिटल बनवा दिए, तो मोहल्ला क्लिनिक ज़्यादा बनवा दिए। हुँ। तो मेरे ऊपर वो आरोप भी है कि ज़्यादा काम करा दिए। तो ठीक है, काम करा देंगे। एमएलए फंड हुँ। लैप्स नहीं होता है, जी। लग जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की, जिस तरह के रिफॉर्म्स जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे आपने स्टार्ट किए, अगेन सेटबैक हुआ क्या मोहल्ला क्लिनिक्स का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था, जिस तरह से आप आगे बढ़ के उसको देख रहे हाँ, थे? एक्सपेंशन तो ख़ैर हम हुँ। मेरे अरेस्ट होने के बाद, अरविंद जी के अरेस्ट होने के बाद वो एक्सपेंशन तो काफ़ी डेंट हुँ। हुआ है उस बात। हुँ। बट देखो एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जनता के भले के लिए है। बीजेपी को ये करना चाहिए था कि भई अपने सारे राज्यों में कर लो और खुल के करो ना, हुँ। क्रेडिट हमें नहीं चाहिए। अरे भई हम आम आदमी पार्टी भी जनता के भले के लिए आई, आप भी उसके लिए आए, तो मिल के कर लो ना। आप अपने यहाँ कर लो, हम अपने यहाँ कर लेंगे। तुम अड़ंगी क्यों अड़ा रहे हो? जनता के भले का कोई भी काम रोकना ठीक नहीं है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। हुँ। दिल्ली में हमने स्कीम लाए, अगर रोड के ऊपर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, कोई हो, गरीब है, अमीर, कोई भी है, अगर उसमें एक्सीडेंट होता है, उसको आप अपोलो ले जाओ, मैक्स ले जाओ, किसी भी अस्पताल में ले जाओ। 10 लाख खर्च होता है, 20 लाख खर्च होता है, दिल्ली सरकार देगी, जान बचेगी ना। अब तक 27,000 लोगों को हम इसमें इलाज करा चुके हैं। तो पूरे देश में कर लेते आप लोग। कहते हैं नहीं वो तो हम करेंगे नहीं, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई हम मना थोड़ा कर रहे हैं। हुँ। जो हमें आता है, जो हमने किया है, हम आपसे आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। पहली बात तो उसमें ऐसी कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कॉपी तो करना है, कर लो। कहीं पे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा, हमसे पूछ लो। हम क्रेडिट भी नहीं माँग रहे, इस देश के लिए तो आए हैं। अरे भाई राजनीति है, इलेक्शन के 3 महीने में कर लो। हुँ। तुम सारी ज़िंदगी राजनीति क्यों कर रहे हो भई? ठीक है, तुम्हारा करियर है, हमारा करियर नहीं है। हमारे लिए राजनीति करियर नहीं है। हम तो कहते हैं जिसे कहते हैं भई आए, अपना जनता के कुछ काम करने के लिए आ गए, कर देंगे। आपके लिए वो कैरियर हो सकता है, पर कैरियर है तो फिर तो ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए आपको। उस कैरियर को बदनाम क्यों कर रहे हो आप? पॉलिटिशियंस को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जनता की नज़रों में जो पॉलिटिशियंस की इज़्ज़त है, हुँ। वो काफ़ी कम है। उस इज़्ज़त को कम करने वाले हम तो नहीं है ना। यही तो नेता हैं, जिनकी लेगेसी चली आ रही है, जो ये ऐसे कर्म कर रहे हैं। देखो, अगर हम लोग इनके करने से डर जाते हैं ना और दब जाते हैं, तब हम इनके जैसे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार टूटे नहीं। हुँ। मैंने टूट जाते तो आपकी इज़्ज़त कहाँ रहती बताओ? भाई हम लोग कहाँ हैं? हम मिडिल क्लास के लोग हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ ना, अरविंद केजरीवाल ने एक एजुकेटेड लोगों को इकट्ठा करके, मिडिल क्लास के लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी बना दी। तो इन जो सो कॉल्ड बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, उनको तो चैलेंज हुआ ना। उनको लगता है कि ये लोग कैसे सामने आ जाएँ? ये कैसे कर सकते हैं? तो क्या उनको लगता है केजरीवाल जी क्या नेशनली भी कुछ एक रिप्रेज़ेंट कर देंगे आगे पॉलिटिक्स? अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद हुँ। केजरीवाल एक सोच है। हुँ। अगर इस देश का हर नौजवान ये सोचने लगे कि यार ये तो खराब लोग, देखो पॉलिटिशियन को क्या कहते हैं? कि गंदे लोग हैं। गंदे लोग क्यों मैदान में? क्योंकि अच्छे आते नहीं हैं। अगर अच्छे आने लगे तो गंदों को जगह कहाँ मिलेगी? आप सोचो ना, एक मान लो फुटबॉल टीम है, सारे खराब प्लेयर खेल रहे हैं। अच्छे प्लेयर बाहर बैठे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, गंदा गंदे लोगों का गेम है, हम नहीं खेलेंगे।
उस गेम में जाएं। अगर अच्छे आ गए तो गंदों को जगह कहाँ मिलेगी? अच्छे तो बाहर बैठे हैं, फैन सीटर हैं। तो हम, अब हमारे पास भी है, हम भी कहें कि हम तो अच्छे हैं जी, ये तो हमें बदनाम कर रहे हैं जी, हमारे साथ हम भी बाहर चले जाएं, तो फिर कोई दूसरा अच्छा तो आएगा नहीं। हुँ। तो नेशनली आप लोग और एक तरह से एक्सपेंशन करेंगे फिर? नेशनली मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश के नौजवान को, आम आदमी को ये हिम्मत आनी चाहिए कि भाई राजनीति के अंदर अच्छे लोग आ सके। हुँ, ये हम जरूर कोशिश करेंगे। देखो, हमने तो एटर्निटी तक तो रहना नहीं, और ना ही हमने अपनी फैमिलीज को आगे लेके जाना कि पॉलिटिक्स में आ जाओ। हुँ, तो हम तो, हमारी फैमिली क्या है, ये पूरा देश फैमिली है। हम उनको ये बता रहे हैं कि भाई तुम लोग आगे आ जाओ। तुम लोग आगे आओगे तो ये कहना नहीं पड़ेगा कि पॉलिटिशियन गंदे होते हैं। इस कहने से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिशियन तुम अच्छे हो तो आओ ना सामने। हुँ। आपने फैमिली की बात की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट दे वर ऑलवेज अगेंस्ट यू एंटरिंग पॉलिटिक्स। मैंने अभी देखा पीछे वेलकम बैक पापा लिखा हुआ है। अब क्या कहते हैं वो लोग, रहें पॉलिटिक्स में या नहीं? एक्चुअली मेरा ये बड़ी स्टोरी है। जी। जिस दिन मुझे टिकट मिला ना, मेरे फादर इसी टेबल पे बैठे थे यहाँ पे। हुँ, तो उन्होंने कहा ये तो लुच्चे लफंगों का काम होता है, शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ते हैं क्या? कहते हम तो इज्जतदार आदमी हैं। हुँ, इज्जतदार आदमी इलेक्शन लड़ते हैं क्या? 2 दिन के बाद मुझे अरेस्ट कर लिया गया। तब भी अरेस्ट हुआ था मैं। तो अरेस्ट हुआ तो अब मैंने ये सोचा कि भाई इस उम्र में माँ बाप को कितना दुख हुआ होगा हुँ, कि उनका बेटा जेल चला गया। हमारे देश में ना, देखो, पुलिस का कोई केस हो जाए, जेल चला जाए, तो कितनी बड़ी, वो तो बहुत ही हुँ, बड़ी बात होती है। अगर तुम्हारे घर पे पुलिस आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा अब तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हुँ, घर आए तो मेरे फादर क्या कहते हैं, जो मना कर रहे थे, लुच्चों का काम होता है, कहते हैं अब इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। हुँ, मैंने, क्या हुआ? कहते ये क्या मतलब हुआ कि इलेक्शन लड़ना इस देश के अंदर क्राइम हो गया? तो देश तो इसका मतलब आज़ाद नहीं हुआ। आदर्शवादी थे मेरे फादर, बहुत टीचर थे ना। हुँ, हुँ। तो कहता अब तो जरूर लड़ेंगे। मेरी वाइफ कहती है अब तो मन भर गया होगा, अब तो जेल भी घुमाए, अब तो शांति करो, अब मत लड़ना। वो बहुत खराब थी मेरी वाइफ भी। हुँ, 2 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद आने के बाद मेरे पास फिजिकल अटैक हुआ। अब अटैक हुआ तो क्या हुआ कि मैंने एक्सरे वगैरह कराया, तो मेरे जहाँ पे एक्सरे कराया था, मेरे मित्र हैं वो डॉक्टर, उन्होंने मेरी वाइफ को फ़ोन कर दिया। मैंने घर पे नहीं बताया था। हुँ, कहते उसकी रिब्स में ना बहुत चोट लगी है। अब वो देखो क्या होता है, सिचुएशन कैसे बदलती है। वो मेरी वाइफ जो कहती थी कि बिल्कुल नहीं लड़ना इलेक्शन, अब वो अड़ गई। कहते अब चाहे को गोली भी मार दे पीछे नहीं हटे। तो तो फैमिली का पूरा सपोर्ट है। इलेक्शन लड़े, नहीं नहीं, सपोर्ट तो सरकमस्टेंसेस ने बनाया। हुँ, जो सरकमस्टेंसेस चेंज हुए ना, कि भाई हुँ, ना मेरे पर अटैक होता तो मैं तब भी नहीं लड़ता, मैं जेल नहीं जाता तो भी नहीं लड़ता। हुँ, अब चले गए तो गए। अब उसके बाद क्या होता है ना, मेरी मदर जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी पर बहुत धार्मिक थी, हुँ, मेरे जेल जाने के बाद पता क्या कहती है कि बेटा ये तो उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब कोई आपके ऊपर आफत आ जाए, किसी अच्छे काम के लिए आप करने जा रहे हो। कहते हैं इन चीज़ों से पीछे डरना नहीं चाहिए। तो मेरा जब जेल में था, हुँ, तो मैं अक्सर सोचा करता था कि भाई अगर मेरे फादर होते, मेरे मदर और फादर नहीं है, तो वो मुझे क्या गाइड करते। हुँ, मेरी मदर होती तो वो क्या कहती, मेरी मदर ये कहती कि बेटा पीछे मत हटना, जो भी करना है करना। मेरे फादर होते तो कहते बेटा पीछे हुँ, नहीं जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये थोड़ा कि किसी को तोड़ने के लिए जेल में टूट जाएगा। मेरे फादर और मेरी मदर ये कहते कि देखो, इस जीवन में आए हैं तो आए हैं, जाना तो है ही, पर ऐसे थोड़ा कि तुम्हारे कुछ किसी ने भी कहते हैं कुछ भी समझ लिया। कोई कहते हैं, आपको ताज्जुब की बात बताता हूँ, हुँ, कहते कंप्रोमाइज़ कर लिया जी। किसी ने मेरे से ये पूछा कि ये आम आदमी पार्टी ने तो कंप्रोमाइज़ कर लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई हम इतने बेवकूफ़ लगते हैं क्या? कि पहले तो अपनी जान दे दी, मैं तो मरने वाला था बिल्कुल। अब अपना मान भी दे दें, इज़्ज़त भी दे दें, सब कुछ दे दें। अरे कंप्रोमाइज़ करना तो ढाई दिन में करते, 2.5 साल क्यों लगाते? हुँ। कंप्रोमाइज़ करने वाले नज़र आते हैं क्या आपको? और यही इनकी तकलीफ़ है, जिन लोगों ने ऐसा किया है। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में इस बार बीजेपी को जिस तरह से वो उम्मीद कर रही थी परफॉर्मेंस की, नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है, मतलब क्या मेजर रीज़न रहा होगा कि पीएम मोदी फेस थे पूरे इलेक्शन का, और लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आ पाया, और ये आने वाले दिनों में ये क्या एक तरह से संकेत करता है? देखो, हमारे देश की जनता ना अत्याचार सहन नहीं करती। हुँ, लोग, बहुत सारे राजनेताओं को ये दंभ हो जाता है, अपना अहंकार हो जाता है कि हम जनता को
रौंद सकते हैं, दबा सकते हैं, हम्म, डरा सकते हैं, पर जनता इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। देखो बीजेपी की पिछली बार 302 सीटें थी शायद, 303 जी। 303 थी। इस बार 350 आ सकती थी, हम्म, अगर इन्होंने ईडी वाला खेलना चालू किया होता। ये ईडी ईडी में पड़ गए। तो इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई बना रखी है। हम्म, जितनी इज्जत उसकी है उतनी इज्जत इसकी है। तो उन्होंने क्या है कि डुबाने के लिए पूरी कोशिश कर दी, और बीजेपी की सीटें कम कराने में बहुत बड़ा योगदान ईडी का है। हम्म। बट बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो वो करप्शन को लेके आप लोगों के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ, हमेशा कैंपेन रन करते हैं। शीश महल आपने शायद देखा होगा टीवी पे, जिस तरह से वो दिखाते हैं। आपकी खुद की जो पहले एक कॉलीग थी स्वाति मालीवाल, उन्होंने कितने एलिगेशंस लगा दिए। तो ये करप्शन का इतना बड़ा इशू क्यों बन गया? अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ। जी। आप तो मीडिया में हैं, जी। आप तो लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। करप्शन की रेट पता करो। अगर बीजेपी के टाइम में करप्शन 10 गुने से 100 गुना नहीं हुई हो किसी भी सेक्टर के अंदर, तो मैं जनता से अपील करूंगा बीजेपी को वोट दे दो। जीएसटी वाले लोग मुझे बताते हैं आके, बिजनेसमैन बताते हैं कि जो 5,000 10,000 रुपये रिश्वत लेते थे ना, आजकल वो 5 लाख 10 लाख रुपए मांगते हैं, 1-1 करोड़ रुपए मांगते हैं, 2-2 करोड़ रुपए मांगते हैं। कितने गुना हुआ? 10 गुना नहीं, 100 गुना, 1000 गुना रिश्वत हो गई। 1 करोड़ रिश्वत मांगे, 10 लाख से कम तो लेते ही नहीं। और ऐसे भी केस हैं, लोग कहते हैं ये अरेस्ट भी कर लेते हैं। तो अगर रिश्वत के इतने रेट बढ़ा दिए इन्होंने, और फिर कह रहे रिश्वत की बात कर रहे हो। अब जिस भी डिपार्टमेंट से आपका काम पड़ता हो, 10 साल पहले का रेट देख लीजिएगा, 10 गुने हुए या नहीं हुए। तरक्की कितनी? आपकी इनकम 10 गुना बढ़ी क्या? आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ गई? नहीं बढ़ी। अगर आपकी सैलरी तो 10 गुना बढ़ी नहीं, रिश्वत 100 गुना बढ़ गई। ये हिपोक्रेटिक वर्ल्ड है, हिपोक्रेटिक तरीके से जो बोल रहे हैं इसका जस्ट अपोजिट है। और ये सोचते हैं कि हम जो भी बोलेंगे, मीडिया हमारे पास है, शोर हम मचा सकते हैं, जनता मान लेगी। जनता ऐसे नहीं मानती, जनता खुद भी देखती है। हमने काफ़ी देखा है दिल्ली में, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा, वो एक यूनियन टेरिटरी है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं दिल्ली जैसा हाल ना हो, जहाँ पे सेंटर और एक तरह से स्टेट के बीच काम नहीं होता, तो जनता फँसती है। आप किस तरह से देखते हैं? आप तो थे गवर्नमेंट में। देखो देश ना आज़ाद हो चुका है, हुँ, पर बीजेपी की मानसिकता नहीं है ऐसी। उनकी फासिस्ट मानसिकता है। वो लोकतंत्र में विश्वास करते नहीं हैं। लोकतंत्र उनके लिए सिर्फ सीढ़ी है एक राजा बनने तक की। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को वो इज्जत से ना देखते हैं, ना मानते हैं। अरे भाई जिसको जनता ने चुना है वो जनता के लिए काम करेगी ना। इलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड, वो सिलेक्टेड में जाना चाहते हैं। वो कहते हैं एलजी काम करेगा, हुँ। तो फिर इलेक्शन किस लिए? तो मुझे लगता है बीजेपी को जल्द से जल्द ये बात समझनी चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि वो जनता को धीरे धीरे समझ में आ जाती सारी बातें हुँ। कि भाई तुम काम क्यों अटकाना चाहते हो। फिर तो अंग्रेज भी चला रहे थे ऐसे। तो इलेक्शन तो उन्होंने 1935 में स्टार्ट करा दिए थे ना, तो 1930 में स्टार्ट करा दिए थे। तब भी कहते ये था कि वायसराय बैठा है या वो गवर्नर बैठा है, तो गवर्नर साहब के सामने रिक्वेस्ट लेके जाओगे, तुम बन गए, सेलेक्ट सेलेक्ट इलेक्ट हो गए। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा इनको पढ़ लेना चाहिए। लोकतंत्र कैसे चलता है, लोकतंत्र कैसे चलना चाहिए, उसके बारे में इनको सोचना चाहिए। ये तरीके गलत हैं। और एक आखिरी प्रश्न, आपने देखा होगा एक और एलिगेशन जो आम आदमी पार्टी की तरफ आती है, खासकर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट आती है, वो ये है कि जो भी लीडर्स आम आदमी पार्टी के साथ इनिशियल स्टेज में जुड़े थे, वो एक कर चले गए। और इससे पता चलता है कि जो आइडियोलॉजी, मतलब वो ये कहते हैं जिस पे वो लोग आए थे कि हम काम करेंगे, करप्शन हटाएँगे, करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे, वो बस एक तरह से बयानबाज़ी थी। अभी लास्ट में, अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, स्वाति मालीवाल भी चली गई हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो को-फाउंडर्स थे, जो स्टार्टिंग में पार्टी के साथ जुड़े थे, वो क्यों चले गए? अब देखो दो ही रास्ते थे, जेल चले जाओ या इधर उधर चले जाओ। चॉइस इज योर्स। अरविंद केजरीवाल ने सबको कहा था कि जेल जाना पड़ेगा, हमें भी कहा था। हमने कहा पीछे नहीं हटेंगे। देखो मैं उनकी गलती नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों की गलती नहीं है। अब देखो जेल जाना हर आदमी के लिए पॉसिबल भी नहीं है।
कंडीशंस क्या हैं, कैसे हैं, उस जिद तक, उस जज्बे तक अड़े रहना, तो उसमें ये नहीं कि उनकी गलती हो, जिस तरह का माहौल है, इस माहौल को सस्टेन कर पाना वो बड़ा मुश्किल है। अब आप स्वाति जी की बात कर रहे हैं, तो उनको तो आशा ही नहीं रही थी कि ये पार्टी बचेगी। अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट होने के बाद अचानक ऐसे कुछ कहना ठीक तो नहीं है, उनके लिए उचित नहीं है इस तरह कुछ भी कहना। आपको क्या लगता है आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगे हमारे अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के वही सीएम फेस होंगे? अभी तो आतिशी जी हैं सीएम। नहीं, वो तो अरविंद जी ने बता ही दिया ना हुँ, कि जनता जिताएगी उसके बाद ही सीएम बनूंगा। वो जनता की अदालत में गए, देखो क्लियर कट है। हुँ, जेल में जब तक थे उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उनके हुँ, ऊपर कोई मजबूरी नहीं थी रिजाइन करने के लिए। हुँ, कई लोग कहते हैं कि जी उनको तो रिजाइन करना ही पड़ता, हुँ, ऐसा कुछ नहीं था। जब जेल में तब नहीं रिजाइन किया, बाद में क्यों करते? हुँ, बाद में आने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया कि भाई तुमने ऊपर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, अदालत में तो अभी 10 साल लगेंगे, हुँ, अदालत में इट विल टेक 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो 15 साल तक राजनीति से बाहर हो जाए। तो जनता के पास जा रहे, जनता बता देगी कि जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं तो उनको सीएम बना देगी, नहीं तो नहीं बनाएगी। भाई आपको देख रहा हूँ ना, मेरे केस में देख लो ना, 7 साल लगे। हुँ, 7 साल में आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अगर मान लो आपको 15 साल इन्वेस्टिगेशन में लग गए, उसके बाद 10-15 साल कहते हैं फैसला आने में लग गए और मैं बरी हो गया, तब तक तो 30 साल तक मैं शायद जिंदा भी ना रहूं। तो अब जनता के पास जाना पड़ेगा ना, जनता के पास बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो उन्होंने क्लियर किया है कि भाई जनता मुझे जो कहेगी, जो आदेश देगी वो मैं। बस इस प्रश्न के साथ मैं ये इंटरव्यू खत्म करती हूँ। एक और एलिगेशन जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पे लगती है, खासकर लीडर्स पे लगती है, वो है कि सॉफ्ट हिंदुत्व करते हैं। हनुमान जी की बात करेंगे वोट के लिए, किसी और भगवान की बात करेंगे तो सॉफ्ट हिंदुत्व पे पेडल करती है। मुझे लगता है ये ना टेक्निकल वर्ड्स बना दिए हैं बहुत सारे ना। अब हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, हार्ड लाइनर। अब जब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हुँ, अब मुझे तो आप हार्ड लाइनर कह दोगे। मैं पिछले 25 साल से रोज मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाने से पहले मैं अन्न भी नहीं खाता, बट मैं उसकी वजह से मैं वोट मांगने तो नहीं जाता किसी से, मुझे इसलिए वोट दे दो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ जी, मुझे इसलिए वोट दे दो। अरविंद जी ने कभी कहा? उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप दूसरे धर्म वालों को कहते हैं मारो या काटो, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। अरे भाई देखो, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, परंतु उसके साथ साथ हमें अपना जो भी आस्था है अपना पालन करने की आज़ादी है। पर्सनली भी तो है ना। जी। एज ए पार्टी आइडियोलॉजी हम ये नहीं कह रहे कि ये धर्म ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, ये इसको फॉलो करो, ये दूसरे को मार दो, काट दो, बटोंगे कटोंगे, हम तो कुछ नहीं कह रहे ऐसे। हुँ, तो ये तो जो हमारे विरोधी हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, कभी हमें हिंदू बता देते हैं, कभी मुसलमान बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। भाई ना तो हम किसी भी आइडियोलॉजी में हम इसमें नहीं घुस रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत की बहस है। हम किसी सॉफ्ट और हार्ड के चक्रों में नहीं है, हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल आस्था सबके धर्म में होनी चाहिए है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। दिस इज़ नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद देवेश फ्रॉम दिल्ली।